बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, पौधे से पैदा होने वाले उत्पाद के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इसके उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बनना ऐसी ही कुछ क्रियाएं हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन आदि। बच्चों, क्या आप जानते हो कृषि क्या है? तो बच्चों, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें आते हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाएं करते हैं। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। बच्चों, अब इस मानचित्र को देखो। इसमें कृषिगत भूमि के विश्व वितरण को हरे रंग से दर्शाया गया है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में भी देख सकते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। इसकी कुछ संक्रियाएं जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई हैं। इस तंत्र के निर्गतों में फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट आदि उत्पाद हैं। कृषि पद्धति और कृषि में भौतिकी और मानवीय निवेश को हम इन 2 चित्रों की मदद से भी देख सकते हैं। पहले चित्र में सबसे पहले कृषि में निवेश को दिखाया गया है, जिससे मशीनरी, बीज और रसायन आते हैं। तत्पश्चात के प्रक्रम में खेतों की जुताई, बुआई और सिंचाई आदि आते हैं और आखिर में निर्गत के रूप में फसल प्राप्त होती है। इस दूसरे चित्र में मानवीय और भौतिकी निवेश को दिखाया गया है। मानवीय निवेश में भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन आदि आते हैं। भौतिकी निवेश में सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और खाल आते हैं। बच्चों, आओ अब जानें कि कृषि कितने प्रकार की होती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि: इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस खेती से केवल उतनी उपज होती है कि कृषक परिवार का पेट भर सके। इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ये मुख्यतः मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। निर्वाह कृषि को हम गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बांटते हैं। गहन निर्वाह कृषि: गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक मेहनत से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि: इस प्रकार की कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण आते हैं। स्थानांतरित कृषि: स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के घने वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता के कम हो जाने के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जलवासी पशुचारण: ये सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि: वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि: इस प्रकार की कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल
आबादी वाले हैं, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि ऐसी कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उपजाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी और बहुत सारे कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के मुख्य फसल हैं। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय बागानों में होता है। कॉफ़ी तमिलनाडु में उगाई जाती है। केला बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। रोपण कृषि की सफलता के लिए यातायात और संचार के विकसित माध्यम और अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, आइए जानें मुख्य फसलें कौन सी हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि फसलों पर निर्भर उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। मुख्य फसलें चावल। चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चावल ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। ये फसल चीका युक्त जलोढ़ मृद जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सबसे बढ़िया ढंग से बढ़ती है। चीन और भारत के साथ ही जापान, श्रीलंका और मिस्र में भी चावल की खेती की जाती है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट या मोटे अनाज ये कम उपजाऊ तथा बुलई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ये काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती। भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। कॉफ़ी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। बच्चों, कृषि का विकास कैसे हुआ? कृषि विकास का संबंध उन प्रयत्नों से है जो बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र को बढ़ाकर, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके। कृषि का मशीनीकरण से भी कृषि का विकास हो सकता है। कृषि के विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जातों पर जीविकोपार्जन के लिए कृषि की जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। बच्चों, हम 2 फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटे से गांव का है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका घर मुख्य गांव में है
वह अधिक उपज वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों में सलाह लेते हैं। वह अपने खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर किराए पर लेता है। उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। पास के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह सहकारी भंडार का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। बच्चों, हमारे देश में अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान ज़्यादातर फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर कुछ महत्वपूर्ण फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब उसको विश्वास हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल अच्छी हो ये उपाय किए जाते हैं। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों की रोकथाम के लिए उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है, ये जानने के लिए कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। ये सभी परिणाम हॉर्न को कृषि के लिए वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसको कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की वास्तविक तस्वीर देता है, जो रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में भी उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। बच्चों, आओ अब आपके अध्याय में दी गई कुछ रोचक जानकारियों को देखें। क्या आप जानते हो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जैविक कृषि क्या होती है? स्थानांतरी कृषि को और कौन से नाम दिए गए हैं? मक्का को और किस नाम से जानते हैं? कॉफी के पौधे की खोज किसने की? खाद्य सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि करना से हुई है। जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। स्थानांतरी कृषि विश्व विभिन्न विभागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राजील, लदांग मलेशिया। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदार हरित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रह सकती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। बच्चों, आज हमने कृषि के प्रकार, विभिन्न कृषि उत्पाद और कृषि के बारे में रोचक जानकारियां पढ़ी। अब जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
बच्चों अब अपने उत्तरों को स्क्रीन पर दिए हुए उत्तरों से मिलाइए। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।